प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। आज की कक्षा 6 में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारा हिंदी साहित्य का पाठ 9 सरस्वती पाठशाला। देखिए नाम भी कितना प्यारा है हमारे इस पाठ का, सरस्वती पाठशाला। सरस्वती हैं विद्या की देवी और पाठशाला जो जहाँ हमें शिक्षा मिलती है। तो दोनों ही हमारे कितने सुंदर नाम हैं। तो देखते हैं हमारा पाठ भी कितना सुंदर होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इस पाठ में हमें लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि झांसी की वह पाठशाला जिसमें आज़ादी के तराने गाए जाते थे, जहाँ के शिक्षक शिक्षार्थियों को संपूर्ण विकास के प्रति सजग रहते थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाते थे। मतलब उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना यानी जागरूकता पैदा करते थे। ऐसे विद्यालयों और अध्यापकों को अंग्रेजी सरकार का क्रोध भी सहन करना पड़ता था, क्योंकि ये विद्यालय अपने देश के लिए समर्पित थे, अपने देश के लिए कार्य करना चाहते थे। तो ऐसे विद्यालयों को क्या करना पड़ता था, जो अंग्रेजी सरकार है उनका क्रोध भी सहन करना पड़ता था। अंग्रेज उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाते थे। झांसी के मोहल्ले बहुत दूर दूर बसे हुए थे। तो इस पाठ में बताया कि झांसी की ही पाठशाला है जिसका नाम है सरस्वती पाठशाला। तो झांसी के जो मोहल्ले थे वो बहुत दूर दूर बसे हुए थे। शहर, सीपरी, बाजार और सदर, जो उनके मोहल्लों का नाम था वो था शहर, सीपरी, बाजार और सदर। झांसी का मुख्य और सबसे बड़ा मोहल्ला सदर है। किले से लगा हुआ यही पुराना शहर है। किले से लगा हुआ कौन सा शहर है? झांसी। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाजार है सदर फौजी छावनी से लगा हुआ मोहल्ला, यानी कि इसी झांसी का सबसे बड़ा बाजार है सदर फौजी छावनी से लगा हुआ एक मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर स्टेशन और सीपरी बाजार हैं। इन तीनों मोहल्लों से दूर थी हमारी सरस्वती पाठशाला। अब बताते हैं कि इन तीनों मोहल्लों से हमारी पाठशाला जो थी वो दूर थी। 2 तरफ सड़कें थी, सामने जीवन शाह की टोरैया। दोनों तरफ सड़कें थी और सामने जो थी वो जीवन शाह की टोरैया। टोरैया का मतलब होता है बेटा छोटी सी पहाड़ी। पास ही झांसी का प्रसिद्ध किला, स्कूल के सामने छोटा सा खेल का मैदान, कमरों की छत खपरेल की। अब जो स्कूल के सामने जो था छोटा सा एक क्या था, खेल का मैदान। पाठ को बहुत ध्यान से समझेंगे और साथ ही हम जब इसका अभ्यास करेंगे तो इन शब्दों का भी प्रयोग हमें उनमें करना पड़ेगा। तो कमरों की छत खपरेल की। पहले जो होता था पुराने समय में छतें जो होती थी खपरेल की होती थी, जो सर्दियों में कमरे के तापमान को गर्म रखती थी और गर्मियों में कमरे के तापमान को ठंडा रखती थी। खपरेल का काम होता है मौसम के अनुसार कमरे के तापमान को बनाए रखना। स्कूल के बड़े हॉल की छत भी खपरेल की। अब स्कूल की छत कैसी थी? खपरेल की। सन 1920 में यहाँ तीसरे दर्जे में मेरा नाम लिखवाया गया। तो बताते हैं कि सन 1920 में तीसरे दर्जे यानी तीसरी कक्षा यानी 3rd क्लास में उनका नाम लिखवाया गया था। तब वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी स्कूल था। तब वह सरकारी भी था और अर्ध सरकारी स्कूल भी था। एक दिन स्कूल में मेडल बटे थे। कोई प्रोग्राम हुआ था, कोई फंक्शन हुआ था, तो उसके मेडल बटे थे जो तांबे या पीतल के बने थे। उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी थी। मैं मेडल लेकर घर आया तो बड़े भाई साहब ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। अब बताते हैं कथाकार कि मैं जो है मेडल लेकर के घर आया तो किसी ने कोई कौतूहलता नहीं दिखाई, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, और भाई साहब जो बड़े भाई थे उनके, उन्होंने कोई भी प्रसन्नता नहीं प्रकट की। मतलब वो खुश नजर नहीं आए। जिन मास्टर साहब ने यह मेडल दिया था वह पूरे अंग्रेज भक्त थे। अब जिन्होंने ये मेडल दिया था वो कौन थे? अंग्रेज भक्त, अर्थात अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले। वह खूंखार मुद्रा में रहते थे। हमेशा वो गुस्से में रहते थे। खूंखार मतलब डरावना, भयानक मुद्रा में रहते थे। जिस दिन मेडल बांटे थे उस दिन जरूर मुस्कुराए थे। अब उन्होंने जिस दिन मेडल बांटे तो भाई सबके सामने वो मेडल दे रहे थे, तो उस दिन वो जरा हंसे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल आई थी, थोड़ा सा मुस्कुराहट आई थी। इसके कुछ दिन बाद ही सरस्वती पाठशाला बदलकर राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई। अब थोड़े दिन बाद ही जो है उस पाठशाला का नाम जो था सरस्वती पाठशाला था, वो थोड़े दिन बाद ही राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई।
एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई। अब एक दिन क्या हुआ, स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों की और शिक्षकों, जो हमारे अध्यापक थे, उनकी सभा हुई, एक मीटिंग हुई और उसमें विदेशी कपड़े ना पहनने की प्रतिज्ञा की गई। अब उस मीटिंग में, उस सभा में क्या कहा गया कि हमें विदेशी कपड़े नहीं पहनने हैं, इसका प्रण लिया गया। एक छोटी सी होली जलाई गई वहीं पर, उसी मतलब प्रांगण में, स्कूल में एक छोटी सी होली जलाई गई। उसमें लोगों ने अपनी गोल टोपियां फेंक कर जलाई। उसमें लोगों ने अपनी गोल टोपियां फेंक करके जला दी। मैंने भी अपनी टोपी उतार कर उसमें फेंक दी। अब कथाकार कहते हैं कि मैंने भी उसमें अपनी टोपी उतार करके फेंक दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया था बता दिया। अब घर हम आए तो हमने बता दिया। बच्चे तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल में घटना घटित होती है या दोस्तों के साथ कोई घटना घटित होती है, जो भी कुछ होता है, वो घर आकर के अपने मम्मी पापा को जरूर बताते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया। डांट डपट की नौबत ना आई, कोई डांट नहीं पड़ी, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, चूंकि बड़े भाई का समर्थन प्राप्त था। वो कहते हैं कि बड़े भाई का जो है समर्थन था कि हाँ, तुमने ये कार्य ठीक किया है। पाठशाला के राष्ट्रीय होने का अर्थ था सरकार से संबंध विच्छेद। राष्ट्रीय होने का क्या अर्थ था? संबंध विच्छेद, यानी कि सरकार से हमारे संबंध खत्म, टूट गए हैं। बहुत से पुराने शिक्षक चले गए। अब क्या हुआ, बहुत से जो पुराने शिक्षक थे अंग्रेजों के समय के, वो चले गए। बहुत से नए शिक्षक आ गए, अर्थात बहुत से नए टीचर्स आ गए। गांधी टोपी पहनने वाले जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे, उतने झांसी के 2-4 जिलों के कुल स्कूलों में ना रहे होंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि जितने भी गांधी टोपी पहनने वाले शिक्षक थे, जितने हमारे स्कूल में थे, इतने तो पूरे झांसी में भी नहीं रहे होंगे, लेखक बताते। तो एक बार अब आगे वो क्या कहते हैं कि एक बार गांधी जी आए। स्कूल के पड़ोस में बंगला था। कहते हैं कि स्कूल के पड़ोस में ही एक बंगला था, उसी में गांधी जी को ठहराया गया। उसी बंगले में क्या हुआ, गांधी जी को वहां पर ठहराया गया। इस बंगले के स्वामी लाला गंगा सहाय थे। उस बंगले के स्वामी कौन थे? लाला गंगा सहाय। इन्हीं के यहाँ मेरे पिताजी मुनीम थे। अब वो क्या कहते हैं कि इन्हीं के यहाँ कौन थे? मेरे पिताजी मुनीम थे। लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे। अब लाला गंगा सहाय कौन थे? अंग्रेजों के वो भी भक्त थे, उनकी ठेकेदारी करते थे। राय बहादुरी का खिताब भी उन्हें ही मिला था। अब राय बहादुरी, ये तो बहुत बड़ा खिताब होता है, तो वो खिताब भी उन्हें मिला था। वह सदर में रहते थे, वहीं बहुत से मकान और दुकानें थी। कई किस्म के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे। मतलब जो भी व्यापार होता था वो उन्हें अंग्रेजों के संपर्क से ही किया जाता था। इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया था। अब उन्होंने क्या किया था? कहने को तो वो अंग्रेजों के मतलब ठेकेदार थे और राय बहादुरी का उन्हें खिताब मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी को अपने बंगले में ठहराया था। और मतलब ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी कि वो अंग्रेजों के भी अगेंस्ट नहीं थे, उनके खिलाफ भी नहीं थे, और गांधी जी के खिलाफ अंग्रेज थे, इसलिए गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ थे। उन्होंने फिर गांधी जी को ठहराया, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, बहुत बड़ा साहस था उनके अंदर। विद्यार्थी लाइन में लगकर गांधी जी के सामने से धीरे धीरे निकलते और उनके दर्शन करते जाते। अब विद्यार्थी क्या करते थे कि गांधी जी के सामने से निकलते, उन्हें प्रणाम करते और उनके दर्शन करके निकल जाते। वे जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। गांधी जी कैसे बैठे थे? दरी बिछा करके। जहां तक मुझे स्मरण है, स्मरण का मतलब है याद है, जहां तक मुझे याद है, उनके सिर पर गांधी टोपी नहीं थी। उनके सिर पर क्या नहीं था? गांधी टोपी नहीं थी। वो क्या पहने हुए थे? पगड़ी। शाम को शहर में उनका भाषण था। अब शाम को क्या था? शहर में उनका भाषण था। तो पिताजी मुझे वहां पर लेके गए। कथाकार बताते हैं कि मुझे पिताजी जो है वहीं पर ले गए। हम लोग मंच के बहुत करीब थे। हम लोग कहाँ थे? मंच के बहुत ज्यादा करीब थे। गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को सुनाई नहीं दिया। हम लोग तो, मंच क्या होता है? मंच का मतलब होता है स्टेज, जहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं या जो भी अपनी प्रस्तुति देते हैं, जहाँ पर खड़े होकर के, उस जगह को क्या कहते हैं? मंच। तो हम तो, वो कहते हैं लिखा कि हम तो बहुत करीब थे, गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पीछे वालों ने जोर लगाया, भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ क्या होगा? बेकाबू मतलब जिसका कंट्रोल ही खत्म हो गया, कोई काबू नहीं जिसका रहा,
पिताजी ने उठाकर मुझे कंधे पर बिठा लिया वरना कुचला गया। तो अब भीड़ जब धक्का मुक्की करने लगी, बेकाबू हो गई, तो उनके पिताजी ने क्या किया, उनको अपने कंधे पर जो है बिठा लिया, नहीं तो वो भीड़ में कुचले जाते। सरस्वती पाठशाला शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। अब सरस्वती पाठशाला जो थी वो राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी शहर में, मतलब कि जो लोग राष्ट्रवादी थे, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उनका एक गढ़ थी। कुछ मीटिंग होती या कोई भी फैसला जाता, वहीं पर सरस्वती पाठशाला में बैठ करके मीटिंग्स होती थी। उसमें एक बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन भी हुआ था। उसमें क्या होता, कांग्रेस का, जो कांग्रेस पार्टी थी, अधिवेशन मतलब एक सम्मेलन, कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई अधिवेशन भी हुआ था। उसमें भारत के कोने कोने से बड़े नेता आए थे। वहां पर क्या हुआ था, भारत के कोने कोने से बहुत बड़े बड़े नेता आए थे। उनके स्वागताध्यक्ष क्लिष्ट हिंदी के आचार्य, उनका जो स्वागत किया था, जो अध्यक्ष थे वो थे क्लिष्ट, मतलब बहुत ही हिंदी को के विख्याता जिसको बोलते हैं, कि जो बहुत ज्यादा हिंदी बोलने वाले थे, कि आचार्य चंडी प्रसाद, उनका नाम क्या था, आचार्य चंडी प्रसाद हृदय थे। उनका पूरा नाम क्या था, आचार्य चंडी प्रसाद हृदय। उनका छपा हुआ भाषण बांटा गया। अब सब लोगों में क्या हो गया कि जो उन्होंने भाषण लिखा था, जो उन्हें मंच पर बोलना था, वो सब लोगों में बांट दिया गया, जिसे मैंने कई बार पढ़ा पर समझ में कुछ भी नहीं आया। अब कथाकार कहते हैं कि मैंने उसे कई बार पढ़ा लेकिन मेरी समझ में वो भाषण कुछ भी नहीं आया। श्री ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल कवि, नाटककार और अध्यापक थे। वो अपने अपने सब जो शिक्षकों के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर। तो श्री ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल कवि, नाटककार और अध्यापक थे। बोलिए सप्रेम बार बार वंदे मातरम, है ना। तो वो क्या बार बार क्या कहते थे कि सब बार बार प्रेम से वंदे मातरम बोलते थे। उनका लिखा हुआ यह गीत प्रार्थना के रूप में छात्र और अध्यापक गाते थे। वो जो थे कवि भी थे, नाटककार भी थे और अध्यापक भी थे, तो वो लिखते भी थे। तो उन्होंने लिखा था कि मतलब बोलिए सप्रेम बार बार वंदे मातरम, तो यही गीत उनका जो है छात्र मतलब और अध्यापक भी गाया करते थे। वे मेरी कक्षा में नहीं पढ़ाते थे, बड़े भाई को पढ़ाते थे। अब वो कथाकार कहते हैं कि वो मुझे नहीं पढ़ाते थे, मेरे बड़े भाई को पढ़ाते थे। त्रिपाठी जी ने आगे चलकर 10वें दर्जे में मुझे रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया था। वो कहते हैं कि उन्होंने, त्रिपाठी जी ने मुझे कक्षा 10 में रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया था। तो जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसका अयोध्या कांड पढ़ाया था। करुणा से अवरुद्ध कंठ, आंखें छलछलाई हुई, घनी मूछों में होठ कुछ कहने का विफल प्रयास करते हुए। अब क्या कहते हैं वो कि करुणा की, वो जो मैंने अयोध्या कांड पढ़ा था, तो उसमें मेरा मन जो है वो बहुत ही दया से भर गया, और मतलब दया के कारण बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि मेरा कंठ जो है सूख गया। इतना मुझे दया आ गई उसे पढ़ के, इतनी मेरे अंदर करुणा भर आई कि आंखें भी मेरी उससे नम हो गई, गीली हो गई, यानी कि मेरे आंसू भी आ गए। मूंछों में होठ कुछ कहने का विफल प्रयास करते हुए। अब 10वीं क्लास में आ गए थे तो उनकी मूंछें भी निकल आई थी, कि उन मूंछों के बीच में से मेरे होठ कुछ बात कहने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। लगता था त्रिपाठी जी स्कूल के कमरे में नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि त्रिपाठी जी जो है वो स्कूल के कमरे में नहीं है, तुलसीदास के साथ भरत और कौशल्या का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा था उन्हें कि जो त्रिपाठी जी हैं, जो अयोध्या कांड समझा रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्कूल की कक्षा में बैठे हैं। वो ऐसा लग रहा था कि भरत और कौशल्या के उनके सामने साक्षात दर्शन हमें भी हो रहे हैं और उनको भी हो रहे हैं। सरस्वती पाठशाला के एक अन्य अध्यापक रुद्र नारायण जी के बारे में महान उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी लिख चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र भगवान दास, माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक, मतलब उनके विषय में क्या लिखा है उन्होंने कि चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र भगवान दास, माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतिकारियों के वो शिक्षक थे। पंजा लड़ाने में आचार्य, नाट्य कदिर लेकिन लंबी नुकीली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायण हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। अब रुद्र नारायण क्या पढ़ाते थे उन्हें? ड्राइंग, कला जो विषय है वो उनको पढ़ाते थे। उन्होंने रेखाओं से निराकार कला का अभ्यास न कराकर सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया। अब उन्होंने क्या सिखाया कि पहले लाइनें नहीं खिंचाई कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच के कोई आकार दे या हमें आकार करना सिखाया, पहले लाइनें सिखाई नहीं। उन्होंने सबसे पहले
मनुष्य की आकृति से ही चित्र बनाना सिखा दिया। स्कूल के पास अच्छी काली मिट्टी थी। अब आगे क्या कहते हैं कथाकार कि स्कूल के पास अच्छी काली मिट्टी थी, उसे हम लोग खोद लाते थे। उसे क्या करते थे, स्कूल के बच्चे खोद लाते थे और वे हमसे मूर्तियां बनाना सिखाते। वे हमें क्या करवाते थे, मूर्तियां बनाना सिखाते थे। उसी मिट्टी से उन्होंने मनुष्य की आकृति उन्हें बनाना सिखाया था, तो वे मूर्तियां उन्हें बनाना सिखाते थे। हॉल के फर्श पर बैठकर हम लोग मूर्तियां बनाते थे। अब कथाकार कहते हैं कि हॉल के फर्श पर ही हम बैठ जाते थे और वहीं पर बैठ करके मूर्तियां बनाते हैं। बच्चों, क्या आपके स्कूल में भी ऐसा कुछ काम होता है? होता होगा, अवश्य होता होगा। आपके अध्यापक, शिक्षक आपके साथ इस तरीके की गतिविधियां अवश्य करते होंगे और इसमें बच्चों को बहुत मजा भी आता है, रोचकता बढ़ती है उनकी, उनका ज्ञान वर्धन बहुत होता है। तो ऐसे ऐसे कार्य भी हमें करते रहना चाहिए। और मूर्तियां बनाते थे और दीवारों पर टंगी हुई राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें देखते जाते थे। इनमें से कुछ या अधिकांश मास्टर रुद्र नारायण की बनाई हुई थी। जितनी भी आकृतियां बनाई हुई थी वो उसमें से अधिक जो थी वो मास्टर रुद्र नारायण की बनाई हुई थी। मास्टर साहब खेल कूद में बराबर साथ रहते थे। अब मास्टर साहब क्या करते थे कि खेल कूद में बराबर साथ रहते थे। वैसे पढ़ने लिखने और खेल कूद में मुझे कोई विशेष अंतर ना मालूम होता था। अब वो क्या कहते हैं कि खेल कूद में और पढ़ने लिखने में मुझे खास अंतर नजर नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पढ़ाई भी खेल कूद की तरह बहुत मनोरंजन के साथ, बहुत रोचकता के साथ कराई जाती थी। राष्ट्रीयता की लहर ने छात्रों और अध्यापकों के संबंध एकदम बदल दिए थे। अब जो राष्ट्रीयता की एक लहर थी, उसने क्या, जो राष्ट्रीयता की बातें होती थी तो अध्यापक और छात्र दोनों ही, ऐसा नहीं था कि वो अध्यापक और छात्र मिलकर के बात कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं था। जब बातें होती थी तो उनके संबंध बिल्कुल अलग होते थे। अनुशासन की समस्या जैसे कोई चीज ना रह गई थी। अनुशासन की जो एक होता है कि एक डिसिप्लिन होता है, हर विद्यालय में, हर स्कूल में अनुशासन जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वो बताते हैं कि अनुशासन जैसी कोई समस्या उस समय नहीं रहती थी जब कोई राष्ट्रीयता की बात करता था। मास्टर रुद्र नारायण सामने जीवन की टोरिया पर दौड़कर चढ़ना सिखाते थे। अब रुद्र नारायण क्या करते थे, बच्चों को जो सामने टोरिया, जो छोटी सी पहाड़ी थी, चट्टान सी थी, उसके ऊपर बच्चों को चढ़ना सिखाते थे। कलाई, पंजा लड़ाने की शिक्षा देते थे। अब क्या करते थे, क्योंकि ऐसे ही बच्चे क्या ऐसे होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। बच्चों को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए उन्हें खेल कूद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रुद्र नारायण ऐसे करते थे कि पहाड़ी पर उन्हें चढ़ना सिखाते थे और पंजा लड़ाने की शिक्षा देते थे। उनकी उंगलियां छोटी किंतु बेहद सख्त थी। और वो क्या कहते हैं कि उंगलियां तो छोटी छोटी थी लेकिन बहुत सख्त, मतलब टाइट थी। मैंने अनेक बार बाद में भी उनसे पंजा लड़ाया है। मालूम होता था फौलादी शिकंजे में हाथ फंस गया। मतलब फौलादी मतलब बहुत मजबूत, उनके शिकंजे में हाथ फंस गया। जब पंजा लड़ाते थे वो, तो ऐसा लगता था कि किसी फौलादी यानी किसी मजबूत हाथ में मेरा हाथ फंस गया है। एक दिन मास्टर रुद्र नारायण मेरी बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्ति देखकर बोले, तुम तो अभी से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो। अब रुद्र नारायण अपने जो है स्टूडेंट की, अपने बच्चे की तारीफ करते हुए कहा, भाई कि तुम तो अभी से बहुत अच्छी मतलब मूर्ति बनाते हो। भाई वो उनका छात्र था तो उनकी तारीफ की। मालूम होता है कुछ दिन में हमसे भी अच्छी बनाने लगोगे। अब रुद्र नारायण को उनकी मूर्तियां बड़ी अच्छी लगती थी, तो उनका ऐसा लगता है जैसे कुछ समय बाद तो तुम हमसे भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगोगे। और एक शिक्षक के लिए बहुत गर्व की बात होती है बच्चों कि अगर उनका विद्यार्थी उनसे ज्यादा अच्छा काम करता है तो इससे बड़ा सम्मान शिक्षक का कुछ और नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। अब कथाकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने नहरन से किसी मूर्ति को कुरोहित कर ठीक करते हुए पूछा, नहरन क्या होता है बेटा? नहरन होता है कि हम कोई भी, जिसे हम मिट्टी कुरेदते हैं, एक औजार होता है मूर्ति बनाने वालों का होता है, जो उसमें मूर्ति बनाते समय तराशी जाती है मिट्टी के, जो कुरेद कुरेद के आंख नाक कान उनको आकार दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नहरन। तो पूछा क्यों? मैंने उनकी चमकती हुई आंखों की तरफ देखकर कहा, प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कथाकार ने कि आप मेरी जो तारीफ कर रहे हैं, मेरी जो प्रशंसा कर रहे हैं, इसे सुनकर तो मुझे घमंड हो जाएगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं घटिया मूर्तियां बनाने लगूंगा। आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, घटिया मूर्तियां ही बनाने लगूंगा। आप फिर से बढ़िया बनाते रहेंगे और आप फिर से बढ़िया बनाते रहेंगे। मास्टर रुद्र नारायण ने वह
घटना कई लोगों को खूब हंसते हुए सुनाई। अब ये जो बात थी उन्होंने जो है बहुत हंस हंस के सबको सुनाई। किसने सुनाई? मास्टर रुद्र नारायण ने। क्यों सुनाई? कि देखिए एक बच्चा कितना मतलब अपने दिमाग में कितनी अच्छी अच्छी बातों को रखता है कि अगर मेरे शिक्षक ने मेरी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, तो कहीं मैं बहुत उसमें घमंड में ना आ जाऊं और कहीं काम मेरा खराब ना हो जाए। तो इसलिए, और वो बच्चे ने भी सही कहा कि भाई अगर मैं इस तरह से घमंड करने लगा तो मेरा ही काम खराब हो जाएगा। मास्टर अब यहाँ पर उनकी वजह से मास्टर शब्द मेरे लिए मित्र का पर्यायवाची हो गया। अब यहाँ पर कथाकार क्या कहते हैं कि हम उन्हें मास्टर जी कहते थे, लेकिन जब वो अपनी इस कथा को समझा रहे थे, सबको बता रहे थे हंस हंस के, तो अब वो कहते हैं कि मेरे लिए ये मास्टर शब्द मित्र का पर्यायवाची हो गया। मतलब उनके साथ रहते हुए मुझे एक मित्र का एहसास होने लगा, मुझे वो मित्र की भांति लगने लगे। उनका घर एक म्यूजियम ही था। वो क्या कहते हैं? म्यूजियम ही था जिसमें तरह तरह के चित्रों, मूर्तियों आदि की भरमार थी। अर्थात चित्रों की, मूर्तियों की, इनकी भरमार थी, बेशुमार था वहां पर सब कुछ। मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। अब यहाँ तक तो मास्टर रुद्र नारायण की बात चली। अब यहाँ जाते हैं मास्टर स्वरूपनाथ। तो वो हमें क्या पढ़ाते थे? कथाकार बताते हैं कि वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। कद में बहुत ही नाटे, किंतु पढ़ाने में अत्यंत कुशल। छोटे से कद के थे लेकिन पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत अनुभवी थे। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। जो लेख होता है बेटा वो आपका जो है व्यक्तित्व को बताता है कि आप कैसे व्यक्तित्व के बच्चे हैं, आपका पढ़ाई में रुझान कितना है। तो उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत सुंदर थी। मैंने उन्हें विद्यार्थियों को झिड़कते हुए देखा हो, इसकी मुझे याद नहीं। अब वो ये कहते हैं कि कभी उन्होंने किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को, किसी छात्र को डांटा नहीं। वे सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल चले गए। वो कहते हैं कि वो सरस्वती पाठशाला छोड़ दी और वो दूसरे स्कूल में चले गए। जिस दिन स्कूल छोड़ रहे थे लड़कों के मन बहुत उदास थे। अब जो भी आपका प्रिय शिक्षक होता है, कोई ना कोई शिक्षक ऐसा होता ही है आपके स्कूल में जिसे आप बहुत स्नेह करते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं। यदि वो शिक्षक छोड़ के जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो ऐसे ही उन्हें भी हो रहा था। लड़कों ने उनसे कहा आप दूसरे स्कूल में मत जाइए। लड़कों ने क्या कहा कि मास्टर जी आप दूसरे स्कूल में मत जाइए। उन्होंने बड़े प्यार से सबको समझाया कि उन्हें मजबूर होकर दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कारण तो नहीं बताया, लेकिन इतना ही बताया कि उन्हें मजबूर होकर के दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे स्कूल में हैं। अब कथाकार क्या कहते हैं? अभी तक तो यहाँ पे सारे टीचर्स की, शिक्षकों की बात चल रही थी। अब वो आ गए हैं बच्चों के ऊपर। तो वो कहते हैं कि हमें ये पता था कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हर नारायण और गंगाधर जहाँ गेंद फेंकने वाले हों वहाँ किसी भी टीम का जीतना दुश्वार था। अब वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में दो थे बच्चे, हर नारायण और गंगाधर, वो गेंद फेंकते थे बहुत अच्छी, और जहाँ वो आ गए तो समझो किसी भी टीम को जीतना बहुत मुश्किल था। हर नारायण शहर के सबसे तेज दौड़ने वालों में थे। हर नारायण क्या थे? वो बहुत तेज दौड़ते थे। गेंद फेंकने के पहले सिर्फ 3 डग दौड़ते थे। अब नारायण क्या करते थे? हर नारायण केवल गेंद फेंकने से पहले 3 कदम, डग मतलब कदम, 3 कदम दौड़ते थे और इतनी जोर से फेंकते थे कि खेलने वाला अजनबी होने पर अचकचा जाता था। जो खेल रहा है और वो अजनबी है तो अचकचा मतलब घबरा जाता था। कुछ समझ में नहीं आता था कि हाँ भाई इसने बॉल जो फेंकी है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसे बॉल ऐसा लगता था कि हवा में आ गई हो। गंगाधर धीरे फेंकते थे। गंगाधर जो थे वो धीरे फेंकते थे, लेकिन खिलाड़ी के पैर के पास गेंद तिरछी होकर विकेट से टकरा जाती थी। मतलब वो फेंकते तो धीरे थे लेकिन उनका तरीका ही बिल्कुल अलग था कि जो विकेट के पास आती थी और मतलब वहाँ खिलाड़ी के पैर के पास गेंद तिरछी होकर के आती थी और विकेट से टकरा जाती थी। लईम शहीम आकर वाले भीम प्रताप सिंह। लईम शहीम मतलब हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, उसमें आकार वाले जो तंदुरुस्त आकार के जो थे वो थे भीम प्रताप सिंह। यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण मतलब जैसा नाम है वैसे ही उनके अंदर गुण भी थे। फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे भाई वो। उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। शारीरिक रूप से भी हष्टपुष्ट थे, नाम से भी वो हष्टपुष्ट थे। सदर बाजार से सरस्वती पाठशाला दूर थी। अब सदर बाजार से सरस्वती पाठशाला जो थी वो बहुत दूर थी।
करीब मील भर मतलब 1 किलोमीटर दूर थी। सड़क का रास्ता ज्यादा लंबा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर से कच्ची पगडंडी वाला रास्ता कुछ छोटा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर से कच्ची पगडंडी मतलब एक पतला सा रास्ता होता है जिसपे एक बार एक ही इंसान निकल सकता है। पतला सा रास्ता होता है, वो कुछ छोटा था। मैं अक्सर नंगे पैर स्कूल जाता था। वो क्या कहते हैं कि मैं अक्सर नंगे पैर स्कूल जाया करता था। झांसी की बजरी भी पैरों को प्रिय लगती थी। वो कहता है कि झांसी की तो बजरी, पैरों में पत्थर चुभते थे। बजरी क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर। तो पैरों में पत्थर चुभते थे, लेकिन वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि लेखक नंगे पैर स्कूल जाते थे। बच्चों, पहले ऐसा नहीं था कि यूनिफॉर्म पर या किसी चीज पर इतना बहुत ध्यान दिया जाता हो। पहले जैसे हैं, अपना कपड़े हैं, नॉर्मल है, पहन के चले गए। जूता है, चप्पल है या नंगे पैर हैं, जैसे भी हैं चले गए। ये दिखा हुआ है इसमें क्लियर कि स्कूल के ध्यान में रास्ता मालूम ही नहीं होता था। कि जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल इतना प्रिय लगता था कि रास्ता का पता ही नहीं चलता था कि बजरी चुभ रही है या कांटा चुभ रहा है, हम ऐसे ही निकल जाते थे। संभवतः सरस्वती पाठशाला की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जो सरस्वती पाठशाला थी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 5वां दर्जा पास करने के बाद अपने भाई के साथ मैं भी मैकडलन हाई स्कूल आ गया। अब लेखक क्या कहते हैं कि मैंने केवल वहां पर कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मैं भी अपने भाई के साथ उन्हीं के स्कूल मैकडलन में आ गया। लेकिन सरस्वती पाठशाला के राष्ट्रीय होने के बाद 2 वर्षों तक वहां के वातावरण ने मन पर एक अमिट छाप डाल दी थी। मतलब कि वह मैंने स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे जहन से वो स्कूल 2 साल तक छाया रहा मेरे ऊपर। क्योंकि हम भी कहीं पर भी नए स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और जो पुराना स्कूल होता है जहाँ हम बचपन से पढ़े होते हैं वही स्कूल हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वैसा वातावरण फिर नहीं मिला। मतलब लेखक कहता है कि ऐसा वातावरण हमें फिर नहीं मिला, जो वहां का माहौल था वो हमें नहीं मिला। आइए अब इस पाठ का हम लोग करेंगे थोड़ा सा अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं इस अभ्यास कार्य में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि आप पहले भी और पाठों में ये सब कर चुके हैं, उसी प्रकार से हम इन्हें करेंगे। तो सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। आपके सामने ये OMR शीट है, इसमें आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो आप इसमें रखेंगे। किस प्रकार से, जिन्होंने पहले नहीं देखा तो दोबारा से इसको देखिए कि किस प्रकार से हमें करना है। किले से लगे हुए स्थान का क्या नाम था? बेटा स्थान तो सीपरी बाजार, सदर है ना, ये भी था, लेकिन जो किले से लगा हुआ स्थान था वो था छावनी बाजार। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हमें मिला है डी, तो हम यहाँ पर डी को इस प्रकार से रंग देंगे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सदर से स्टेशन कितनी दूरी पर था? सदर से स्टेशन कितनी दूरी पर था? 2 मील, 5 मील, 6 मील या 4 मील? अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि सदर से स्टेशन 2 मील दूर था, तो हमें उत्तर मिला है दूसरे प्रश्न का ए। तो हमने यहाँ पर ए को रंग दिया। तीसरा प्रश्न है स्कूल की होली में क्या जलाए गए? विदेशी कपड़े, कुर्ते, पायजामे या टोपियां? आपने भी पाठ में देखा कि लेखक ने भी अपनी टोपी उसमें डाल दी थी। तो हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर है डी, टोपियां। हरनारायण शहर का कैसा गेंदबाज था? तेज गेंदबाज, केवल गेंदबाज, स्पिनर या इनमें से कोई नहीं? तो हरनारायण कैसे थे? तेज गेंदबाज। तो हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर है ए, अर्थात तेज गेंदबाज। अब आते हैं हम अपनी दूसरे अभ्यास पर। दूसरा अभ्यास है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमें ये जो रिक्त स्थान है इनमें हमें सही शब्द का चयन करना है और सोच समझ करके इसमें भरना है। तो पहला प्रश्न है शाम को शहर में भाषण था। किसका भाषण था? गांधी जी का भाषण था। तो यहाँ पर शब्द आएगा गांधी जी का भाषण था। जिन मास्टर साहब ने यह मेडल दिया था वह पूरे थे। क्या थे वो? अंग्रेज भक्त। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंग्रेज भक्त। तीसरा है झांसी के बहुत दूर तक बसे हुए थे। झांसी के क्या बसे हुए थे दूर दूर तक? मोहल्ले बहुत दूर दूर तक बसे हुए थे। स्कूल के सामने एक छोटा सा का मैदान था। स्कूल के सामने किस चीज का मैदान था? खेल का मैदान था।
उस समय स्कूल की छतें की बनी होती थी। किस चीज की बनी होती थी? खपरेल की बनी होती थी। सरस्वती पाठशाला कहाँ थी? सरस्वती पाठशाला झांसी में थी। स्कूल में बटे मेडल की क्या विशेषता थी? स्कूल में बटे मेडल की विशेषता थी कि वो तांबे या पीतल के थे। मास्टर स्वरूपनाथ में क्या विशेषता थी? मास्टर स्वरूपनाथ में विशेषता थी कि जो उन्होंने कभी किसी को झिड़का नहीं था, किसी को डांटा नहीं था। तो इसमें है, हम इस क्वेश्चन पर थे, इस प्रश्न पर थे कि लेखक को किस बात का विश्वास था? लेखक को विश्वास था कि हमारे विद्यालय में बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये हमारा अभ्यास यहाँ पर पूरा हुआ था। अब आते हैं हम दूसरे अभ्यास पर। उचित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। अब उचित मुहावरों का प्रयोग हमें कैसे करना है कि ये देखना है कि यहाँ पर जो भी वाक्य दिया गया है उसमें इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा मुहावरा बिल्कुल सही है, वो उसे हमें यहाँ पर भरना है कि मतलब जो भी ये वाक्य लिखा गया है उसके अनुसार यहाँ पर कौन सा वाक्य आना चाहिए या कौन सा मुहावरा आना चाहिए। देखिए पहला, गरीब मजदूर के घर चोरी होना तो है। अब 4 ऑप्शन है, कंठ का हार होना, आकाश को छूना, आग में घी डालना या कंगाली में आटा गीला होना। तो गरीब मजदूर के घर चोरी होना तो कंगाली में आटा गीला होना है। तो हमारा यहाँ पर वाक्य आएगा कंगाली में आटा गीला होना। दूसरा है हमारा, लोगों की साधारण भूल पर उचित नहीं। अब 4 हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, आबरू उतारना, आपे से बाहर होना, आगे पीछे करना और ओखली में सिर देना। तो लोगों की साधारण भूल पर आपे से बाहर होना उचित नहीं। आपे से बाहर होना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना। तो ये हमारा एक अभ्यास यहाँ पर आधा हुआ है। दूसरा है, इसका आगे देखते हैं, विकलांग को देखकर भले लोगों का काम नहीं। विकलांग जो अपाहिज होते हैं उनको देखकर भले लोगों का क्या काम नहीं है? गरड़े मुर्दे उखाड़ना, गुलछर्रे उड़ाना, खिल्ले उड़ाना या गागर में सागर भरना। तो विकलांग को देखकर खिल्ले उड़ाना यानी कि उनका मजाक उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। इसके बाद आता है हमारा चौथा कि युद्ध में शत्रु के ही वीरता है। युद्ध में शत्रु के ही वीरता है। अब देखते हैं हमारे चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प यहाँ उचित बैठता है। चिराग तले अंधेरा होना, छक्के छुड़ा देना, छाती पर मूंग दलना और छठी का दूध याद दिलाना। तो युद्ध में शत्रु के छक्के छुड़ा देना ही वीरता है। युद्ध में जो है छक्के छुड़ाना ही, शत्रु के छक्के छुड़ा देना ही तो वीरता होती है। अब आते हैं हम दूसरे अभ्यास पर। दूसरा अभ्यास है हमारा, यहाँ पर हमने यहाँ से देखिए ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे घटना के पूर्व दुर उपसर्ग लगाकर शब्द बना है दुर्घटना। घटना तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन जब दुर उपसर्ग लग गया तो दुर्घटना केवल बुरी ही घटना होती है, इसलिए दुर क्या है? उपसर्ग। तो कुछ अन्य उपसर्ग हैं, अ, बद, कु, सु, अब, पे, निर, अन, अव, नी, दुस आदि। इन उपसर्गों को जोड़ करके हमें यहाँ पर शब्द बनाना है। तो अब आप देखेंगे कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पर इन शब्दों के साथ सही है। काबू, अपने ऊपर काबू रखो, एक सेंटेंस हो गया। तुम तो बेकाबू हुए जा रहे हो, तो यहाँ पर हमने बे उपसर्ग का प्रयोग काबू पर किया और इससे हमारे अर्थ का परिवर्तन हो गया। तो यहाँ शब्द आएगा हमारा बेकाबू। मान, अब देखिए मान मतलब मान सम्मान। अब यहाँ पर आपने देखा मान शब्द में हमने अगर अप शब्द जोड़ देते हैं, अप उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो मान का अर्थ क्या बन जाता है? अपमान। और ये इसका क्या हो गया? विलोम, यानी कि अपमान मतलब उसका तिरस्कार। ठीक है। इसके बाद आता है वाद। वाद शब्द, अब देखिए वाद शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि ये शब्द परिवर्तित हो जाए और एक नया शब्द हमारे सामने उभर करके आए? बताइए। अ, बद, कु, सु, अप, बे, निर, अन, अव, नी,
दुस। इनमें तो कोई भी शब्द नहीं ऐसा लग रहा है। लग रहा है? लग रहा है। कौन सा लग रहा है? अपवाद। पढ़ के देखिए, शब्दों को यहां से लीजिए और यहां इसको जोड़ करके देखिए। अपवाद, इसका अपवाद दूसरा में नहीं मिल सकता, यानी कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आकार, आकार कोई सा भी हो सकता है, गोल, चौकोर, लंबा, कोई सा भी आकार होता है। कई आकृतियां होती हैं। अब उसमें आपको शब्द जोड़ना है। आकार में कौन सा शब्द जोड़ेंगे? निर, निराकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। अंत, अब देखिए अंत में कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे जो हमें नया शब्द मिलेगा। देखते हैं। अ, बद, कु, सु, अप, बे, अन, अव, नी, दुस आदि। अंत यानी कि खत्म, अंत। अब हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा अन, ये रहा हमारा। तो ये क्या है? अनंत, जिसका कभी भी अंत नहीं होता। सुंदर, अब इसके लिए देखिए शब्द अ, बद, कु, सु, अप। अब इसी में से सारे शब्दों को ढूंढेंगे तो आपको सुंदर के लिए भी शब्द मिलेगा। सुंदर, बद, सूरत। एक होती है सुंदर महिला, आपने कहा बड़े ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, और एक ये बहुत बदसूरत स्त्री है। तो यहाँ पर क्या शब्द बना हमारा? बदसूरत। ये ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं, अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग या प्रत्यय लगने पर उसी शब्द का उल्टा हो जाते हैं। शासन, शासन यानी कि राज। अब ये बताइए कि यहां पर हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे? दुस्शासन, दुस्शासन अर्थात बुरा शासन। कृति, कृति, सुकृति। कृति मतलब रचना और सुकृति मतलब बहुत अच्छी रचना, तो सुकृति। पुत्र, पुत्र के लिए आप बेटा दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे खाली पुत्र दिया है बेटा, लेकिन पुत्र के लिए आप दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कुपुत्र यानी बुरा बेटा, और सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। तो हम यहाँ पे दोनों उपसर्ग लगा करके इस शब्द को बना सकते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धर्म को मानने वाले आस्तिक और ना मानने वाले, अब इनके विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखने। जो रंगीन शब्द हैं उनके विलोम शब्दों को हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो धर्म को मानने वाले आस्तिक और ना मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं। गुण और अवगुण का विचार करके ही निर्णय करना चाहिए। गांधी जी को जितना सत्य से प्रेम था उतना ही असत्य से घृणा थी। रावण के कटु वचन तुम्हें सहे होंगे किंतु मुझे असह्य हैं। सहे होंगे मतलब सहन करे होंगे तुमने, लेकिन मुझे सहन नहीं है, अर्थात असह्य हैं। व्यक्तिगत बातों को नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत बातें जो होती है हमारी आपस की बातें, तो जो हम किसी दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हमारी आपस की होती है, जो हम बाहर किसी को नहीं बता सकते, उसे कहते हैं हम व्यक्तिगत बातें। अब व्यक्तिगत बातों को हमें, अब इसका जो होगा वो विलोम क्या होगा? सार्वजनिक। व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, मतलब सबको नहीं बताना चाहिए। अब आते हैं हम पर्यायवाची पर। पाठशाला, शिक्षालय, विद्यालय, विद्या भवन, इनमें से कोई भी दो शब्द आप लिख सकते हैं। मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, बंधु, इनमें से कोई भी दो शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षक, अध्यापक, गुरु, ये सारे हमारे अध्यापक, गुरु और मास्टर, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हैं। आज की कक्षा में मैंने आपको जो ये पाठ पढ़ाया, यहीं तक हम करेंगे, और इसके बाद मैं नया पाठ लेकर के आई हूँ। उसके लिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।